हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 2 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसका आज क्लास नंबर 6 है। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये सारी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। इसके पहले की 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है और यूनिट 1 भी डिटेल से कवर करा दिया है। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सारे यूनिट आप लोगों को डिटेल में कवर कराने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सारे यूनिट की कराऊंगी और उसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूंगी। और लास्ट में पेपर एनालिसिस और रिवीजन क्लास भी होगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी क्लासेस रेगुलर चलेगी और सब कुछ हो जाएगा। अगर एक दिन क्लास नहीं भी आती है तो मैं दूसरे दिन 2 क्लास प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लिया करिए। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्री एनर्जी भी बोलते हैं या गिव्स फ्री एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ फ्री एनर्जी, तो मतलब समझ जाइएगा कि गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बात हो रही है। इसको जी से डिनोट करते हैं, तो इसकी डिफिनीशन मैं आप लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी और इसका प्रूफ भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी मैंने आप लोगों को यूनिट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दिया हुआ है कि यूनिट 2 से कौन कौन से टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग अगर सेकंड लेक्चर नहीं देखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाला, तो उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उससे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। और बाकी मैं आप लोगों को ये यूनिट कवर कराने के बाद आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, उसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में भी आने वाला है। ठीक, अगर ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ गया तब भी आप लोग कर लेंगे, तो बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़िए। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नोट्स से हेल्प मिलने वाली है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, हम लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो ये हमेशा आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस में ही होती है। ठीक, तो आइसोथर्मल क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसको जी से डिनोट करते हैं, तो वही सारी चीज़ें आती हैं। तो इसकी डेफिनीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फ्री एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी is a physical quantity which never increase during isothermal as well as isobaric process। मैं आप लोगों को बुक की लैंग्वेज ज़रूर लिखवा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाते भी जाऊँगी। देखिए, जो फ्री एनर्जी होती है और गिव्स फ्री एनर्जी होती है, एक तरह की ये फिज़िकल क्वांटिटी है जो कि कभी भी बढ़ती नहीं है, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस में हो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चाहे वो आइसोबारिक प्रोसेस में हो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इसमें लिखेंगे डिनोटेड बाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। आप पॉइंट में आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लोगों के एग्जामिनर के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, डिनोटेड बाई कैपिटल जी, और इसका फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी है। जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, और यू क्या होता है, यहाँ बहुत लोग यू की जगह ई भी लिखते हैं क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम, टी से टेम्परेचर, एस से एंट्रोपी। मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ कि जी क्या है, गिव्स एनर्जी, यू या ई भी बहुत लोग कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। पी क्या है, प्रेशर, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, प्रेशर, और वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, एस क्या होता है, इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस। ठीक,
तो ये गिव्स फ्री एनर्जी हो गई। गिव्स फ्री एनर्जी एक तरह के फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि कभी भी आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस में ना कभी बढ़ती है ना घटती है, ठीक, कांस्टेंट रहती है। जी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एम, मतलब गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम माइनस टेम्परेचर इंटू इंट्रोपी। ठीक, इसका एक और डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर वो डेफिनेशन अगर नहीं याद रहती है तो आप लोग अनदर डेफिनेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे द आइसोथर्मली अवेलेबल energy present in a system which is present in a system जो कि जी में होता है। जी is called its free energy या गिव्स फ्री एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इतना समझिएगा। इसमें क्या कह रहा है, द आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी, जो आइसोथर्मल में जो अवेलेबल एनर्जी पाई जाने वाली एनर्जी है जो कि सिस्टम में पाई जाती है वो है जी। इसी को हम लोग फ्री एनर्जी और गिव फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। दोनों डेफिनेशन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कई बार पूछा भी गया है कि गिव फ्री एनर्जी का प्रूफ बताइए, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ पर डाल लीजिएगा प्रूफ। सबसे पहले हमें एक सिस्टम को कंसीडर करने पड़ेगा। मान लेते हैं हम ये एक कोई सिस्टम है, ठीक, एस हमारा सिस्टम है और ये क्या है, हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल की बात हो रही है। तो मान लेते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम है जिसमें इसके अंदर कुछ ना कुछ हीट एनर्जी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। टी क्या मान लेते हैं, टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है और इसमें कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मान लेते हैं डी क्यू जो हीट है वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग से। सराउंडिंग ये बाहर चीज़ है, बाहर चीज़ को क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। ये हमारा सिस्टम है। तो टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, बाहर का टेम्परेचर है, और डी क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सबसे पहले हमने जो कंसीडर किया उसको लिखते हैं। तो लेट अस considered a thermodynamic system, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लिया which is in थर्मल इक्विलिब्रियम में वो सिस्टम है विथ सराउंडिंग के साथ, विथ सराउंडिंग। फिर हमने क्या लिया कि हमने कंसीडर टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, फिर डी क्यू क्या है, ये है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग से कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में वो हो गया। ठीक, और इसमें कुछ ना कुछ इंट्रोपी लगेगी। इंट्रोपी हम जानते हैं रैंडमनेस होता है, तो ds जो है कुछ ना कुछ इसमें इंट्रोपी लगेगी। तो इंट्रोपी क्या है, ds क्या है, इंट्रोपी ऑफ सिस्टम। और हम जानते हैं अगर हम ds डैश निकालें तो वो होता है माइनस डी क्यू बाई टी। ये क्या होता है, अगर हम सराउंडिंग की इंट्रोपी निकालें तब इसको हमने सिस्टम की इंट्रोपी को ds से डिनोट करा, लेकिन जो बाहर इंट्रोपी है उसको ds डैश से डिनोट करा। और ds डैश क्या हो जाएगा, कितनी हीट ये तो एब्जॉर्ब हो रही है ना सिस्टम में, तो ये माइनस लगा, और डी क्यू बाई टेम्परेचर, ये क्या है, इंट्रोपी ऑफ सिस्टम, इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक, अब इतना चीज़ हमने एज्यूम किया था। अब मेन जो प्रूफ है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमने इंट्रोपी के बारे में पढ़ा है कि अगर इंटरनल इंट्रोपी और एक्सटर्नल इंट्रोपी
अगर हम दोनों इंट्रोपी का सम करते हैं, जो सिस्टम की इंट्रोपी होगी और जो सराउंडिंग की इंट्रोपी होगी, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही आता है। तो लिखेंगे डी एस जो कि इंट्रोपी ऑफ सिस्टम है और डी एस जेड जो कि इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग है, इन दोनों का सम करा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आता है। ये इंट्रोपी की कंडीशन से कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज भी हो रही है। ठीक, तो डी एस की जगह पे डी एस लिख देते हैं और डी एस डैश की जगह पे माइनस डी क्यू लिख देते हैं। तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया तो माइनस हो गया, और डी क्यू बाई टी ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। और हम जानते हैं डी एस की जगह इंट्रोपी जो होता है वो हम लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू टी डी एस लिख सकते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में इसके बारे में पढ़ा है। तो डी एस की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टी डी एस माइनस डी क्यू बाई टी, ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आएगी। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पर लगाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहती थी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहती थी डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जो हमारा हीट है और इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। तो डी क्यू की जगह पे डी क्यू, इंटरनल एनर्जी की जगह पे यू डी यू, और हम लोग डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू को पी डी वी भी तो लिख सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया भी हुआ है। तो ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास डी क्यू वाली वैल्यू है हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा टी डी एस माइनस डी क्यू की जगह पे लिख देते हैं डी यू प्लस पी डी वी, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। टी को हम लोग उधर शिफ्ट कर दिए तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा टी डी एस माइनस डी यू माइनस पी डी वी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और ये टी डी एस माइनस डी यू, इसको पी डी वी को उधर कर देते हैं तो पी डी वी हो जाएगा। फिर हम लोग आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि जो गिव फ्री एनर्जी होती है आइसोथर्मल और आइसोबारिक के लिए होती है। तो लिखेंगे फॉर आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इस इक्वेशन में देखते हैं तो ये हो जाएगा डी, इसको लिख सकते हैं टी एस, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस डी यू ग्रेटर देन इक्वल टू डी पी वी। इसको हमने इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन ही तो कर रहे हैं। तो टी एस का डिफ्रेंशिएशन ही तो कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी एस भी लिख सकते हैं माइनस डी यू और पी डी वी। ठीक, तो ये हो जाएगा डी और टी एस माइनस यू हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन को एक साथ लिख लिया और टी एस और यू को एक साथ लिख लिया। फिर हो जाएगा डी और यहाँ से हो जाएगा पी वी। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी हो जाएगा, टी एस माइनस यू हो जाएगा, और इसको इधर ले लेते हैं, डी हो जाएगा, ये पी वी हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद डी को एक साइड कर लेते हैं और ये इसको एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी, यहाँ से हो जाएगा पी वी प्लस यू माइनस टी एस। ठीक, हमने ऐसे बना था, देखिए ऐसे बना था, टी एस माइनस यू माइनस पी वी था, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो बना था। फिर उसके बाद इसको हम लोग पॉजिटिव वाले को एक साइड, मतलब इसमें से नेगेटिव वाला साइन कॉमन ले लेते हैं। तो ये पी वी हो जाएगा, ये प्लस यू हो जाएगा, माइनस टी एस हो जाएगा। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अभी हमने देखा कि जो पी वी, हमने जी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, यू प्लस पी वी माइनस टी एस, कुछ इस फॉर्म में तो गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ा था। तो इसकी जगह पे गिव्स फ्री एनर्जी जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये प्रूव्ड हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक, यही हमको प्रूव करना था, जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है ग्रेटर देन, इसमें लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिया ना, ये ऐसे हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला प्रूफ हो गया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। मैंने गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में डेफिनेशन बताई, फिर इसका फॉर्मूला बताया, एक और डेफिनेशन समझाई अच्छे से आप लोगों को, फिर आप लोगों को प्रूफ भी इसका करा दिया कि हमने कुछ कुछ चीज़ें इसमें एज्यूम की थी उसको लिया। ठीक,
तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, जितना चाहे उतना देख सकते हैं। आप लोगों को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है ग्रेजुएशन में मार्क्स ही बनाना है, तो पहले उससे समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताइए और उसमें प्रूफ भी लिखा रहा, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को, ठीक, तो आप लोग कैसे करेंगे वो क्वेश्चन को। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, समझा करिए और तब उसके बाद अप्लाई किया करिए, ठीक। अब आगे इसमें देखते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है जो गिव्स फ्री एनर्जी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एंट्रोपी के टर्म में हमको निकालना रहता है। आइसोबारिक के लिए जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब हमारा क्या निकल के आएगा, और आइसोथर्मल और आइसोबारिक के लिए निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा इसी में, गिव्स फ्री एनर्जी in terms of प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। इस टर्म में हमें गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालनी होती है। हम जानते हैं जो गिव्स, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तब जा कर के हमारी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक। जो गिव्स फ्री एनर्जी का होता है फॉर्मूला U प्लस PV माइनस TS। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको जब हम G को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये DG हो जाएगा और U को करेंगे तो ये DU हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक प्रेशर भी है और दूसरा वॉल्यूम भी है। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, पहले का करेंगे फिर उसके बाद दूसरे का करेंगे। तो पहले करेंगे PdV, फिर दूसरे करेंगे VdP, फिर इसके बाद माइनस, यहाँ पर भी दो फंक्शन है टेम्परेचर और एंट्रोपी, तो इसको करेंगे TdS प्लस SdT, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा DG इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। मैंने इसको ओपन कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकालेंगे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कहता है कि dQ जो होता है वो du प्लस dW होता है, और हम जानते हैं dQ की जगह पे TdS लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो इंट्रोपी होता है वो dQ बाई T होता है, जब TdS निकालेंगे तो वो dQ के ही तो आएगा। तो ये हो गया TdS की जगह, dQ की जगह TdS लिख दिए, फिर ये du हो गया, और हम जानते हैं dW क्या होता है, PdV होता है, तो ये PdV कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, du को एक साइड कर लेते हैं, तो du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। इसको हमने du को एक साइड कर लिया है और TdS को एक साइड करके माइनस PdV इधर इसको ले आए तो माइनस PdV हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड से, तो ये हो जाएगा DG इज इक्वल टू, ये हो जाएगा du की जगह पे ये पुट कर दो, du की जगह पे हो जाएगा TdS माइनस PdV और बाकी एज इट इज़ लिख दो, ये हो जाएगा PdV और प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। मैंने बस du की जगह पे ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो, माइनस ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये TdS से ये TdS कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा DG इज इक्वल टू VdP माइनस SdT। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। अब आगे देखते हैं, हमने क्या लिखा था, DG इज इक्वल टू VdP माइनस SdT, इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड मान ली थी। अब हम आइसोथर्मल के लिए निकालते हैं, फॉर आइसोथर्मल, और इधर निकालते हैं फॉर आइसोबारिक, फॉर आइसोबारिक। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, मतलब T की वैल्यू 0 हो जाएगी, और प्रेशर क्या होता है इसमें, प्रेशर इसमें कांस्टेंट होता है, मतलब P की वैल्यू हमारे 0 हो जाएगी। तो जहाँ पर पहले टेम्परेचर के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा DG इज इक्वल टू VdP माइनस S, मतलब ये हमारे टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब S इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा DG इज इक्वल टू VdP, जैसे हम DG
डी जी अपॉन डी पी इज इक्वल टू वी के नाम से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें आइसोथर्मल के लिए फ्री एनर्जी निकालना होगा तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ये वॉल्यूम के टर्म में आ गया, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल जी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। और आइसोबारिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट था, हमने हटा दिया, माइनस तो लगेगा ही नहीं, माइनस एस डी टी, ये हो जाएगा डी जी इज इक्वल टू माइनस एस, ये डी टी भी नीचे आ जाएगा इसके नीचे, तो इसको लिख सकते हैं डी जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस इंट्रोपी। ये दो फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में भी आप लोगों से डायरेक्टली पूछ सकता है कि आप लोग आइसोथर्मल आइसोबारिक के लिए जिस फ्री एनर्जी निकालने का बताइए, तो आप लोग इसके थ्रू अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आया, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दिया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, और भी किसी तरह की कोई क्वेरी होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए भी न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जो कि बीएससी कर रहे हैं तो उनको भी बता दीजिएगा, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और जो बीए वाले हैं उनमें जो इंग्लिश चलती है, और कंप्यूटर साइंस जो कि बीएससी का ही है। बहुत लोग ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस ले भी लेते हैं, तो लेकिन उनके लिए अगर लिए हैं तो आप लोग उनको भी चैनल रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए, ठीक। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले जब नोटिफिकेशन बेल जो होती है उसको जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऑल लिखा रहता है, तो ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। और आप लोग वीडियोस को देख लीजिएगा, दो टाइमिंग देती हूँ, 6 PM पे और 8 PM पे आप वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक। दोनों टाइम पे मिल जाएगी, तो दोनों टाइम पे आप लोग पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा कि कोई वीडियोस नहीं आ रही है। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को सारा करा दूँगी। अभी एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह आई नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन मैं आप लोगों को, अगर एग्ज़ाम नवंबर में भी होता है तो मैं आप लोगों को अक्टूबर तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी, चाहे मुझे एक दिन में 5 ही लेक्चर क्यों ना प्रोवाइड करने पड़े। तो इसके लिए आप लोग वरी मत होइए। ये सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे जानते होंगे कि मैंने लास्ट मोमेंट पे ही सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक। तो आप लोग पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा, बस अच्छे से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।